जब किसान का मील मालिकों पर बकाया है, चाहे वो किसी का 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, क्योंकि आज की डेट में भी हमारे ज़िले में लगभग 500 करोड़ रुपए बकाया किसानों का बचा हुआ है। तो आपकी के विधायक हैं, आप गठबंधन के विधायक हैं नाहिद हसन, उनको मुजफ्फरनगर से चित्रकूट भेज दिया गया है। चित्रकूट में 3 जो बदमाश थे उनकी हत्या भी कर दी जाती है और अब बताया जा रहा है नाहिद हसन को भी उसमें खतरा है। सरकार हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेना चाहती है, ये बहुत गलत किया है। इसका विरोध होना चाहिए जितना भी हो सके। बात वो करनी चाहिए जो अपने बस की हो, जो हमारा हक है, जहाँ तक हम कर सकते हो। अधिकार क्षेत्र की बात है, ये अधिकार क्षेत्र है आदरणीय जयंत चौधरी का, आदरणीय अखिलेश यादव का। हम तो ये कहते हैं यहाँ राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है। शामली में लगातार तीनों मिलों पर धरने हुए और उसके बाद सरकार ने हल्की फुल्की बात किसानों की मान ली। उसमें जो दोनों विधायक हैं, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी और थाना बदन विधायक असरफ अली खान जी, हालांकि अभी नाहिद हसन जेल में हैं और उनको मुजफ्फरनगर से चित्रकूट भेज दिया गया है। इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन किसानों के जो मुद्दे हैं और गन्ने की पेमेंट और शामली के जो किसान हैं उसमें आरोप लग रहे हैं कि हमारी बात पूरी नहीं मानी गई और आंदोलन जो है बीच से ही उठा दिया गया है। तो क्या इसमें आपको विधायक जी हमारे साथ में हैं प्रसन्न चौधरी जी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिस तरीके से विधायक जी लगातार जनता के बीच रहकर जनता की बातें सुन रहे हैं। अभी आए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, लगातार सुनवाई जारी है। मैंने जहाँ तक मैं जाता हूँ अभी क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं और ख़ासकर तीनों विधानसभाओं के लिए शामली, कैराना और थाना भवन, तीनों में जाकर तीनों की सुनवाई कर रहे हैं, जो जनता है उसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं जी कि क्या कारण है, अब जो जनता है उसके दिमाग में ये आ गया है कि जो आंदोलन है बीच से उठा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे गाँव गुआंढ चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अपने नमस्ते करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास आए और मेरे साथ आपने इंटरव्यू लिया और बात की। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपने पेमेंट का जिक्र करा कि बीच में उठा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जो हमने धरने दिए थे, हमारे सांकेतिक धरने थे, दोनों मिलों पे धरने हुए, सांकेतिक धरने हुए, और वहाँ जो पेमेंट मिला, जो तय हुआ, वही पेमेंट मिल ने किया। यहाँ मेरे अब पूरा याद नहीं, 18 करोड़ रुपए का पेमेंट उस दिन हमने कराया था शामली मिल पे, शायद 15 या 18 का, वो इन्होंने कर दिया था। जब हम ऊन मिल पे गए तो वहाँ हमने 25 करोड़ रुपए तय करे थे कि वह 25 करोड़ रुपए आपको करने हैं। उन्होंने 18 करोड़ रुपए तीसरे दिन डाले थे, 7 करोड़ रुपए फिर जो डेट दी थी उससे पहले डाल दिए थे। रही बात किसान यूनियन की, किसान यूनियन का 8 दिन तक धरना चला। वो धरना क्यों उठा, कैसे उठा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे जितनी जानकारी मुझे लगी उसमें 140 करोड़ रुपए का पेमेंट की बात हुई थी और तीनों मिलों की बात हुई थी और 50 करोड़ रुपए उन्होंने साथ के साथ खाते में डलवाए थे। उसके बाद 90 करोड़ रुपए की और बात उनकी हुई थी। अब उसमें क्या हुआ मैं उसे सही तरीके से नहीं जानता, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की बात करता है। किसानों के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई भी उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार होता है तो हम उसकी आवाज़ को उठाते हैं। और गन्ने का जो पेमेंट है, किसान भीख नहीं मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है और ये मिल मालिकों का और सरकार का फ़र्ज़ है कि गन्ना किसानों को पेमेंट कराया जाए। एक तरफ तो ऐसी स्थिति किसानों के साथ होती है कि यदि उन पर सरकार का कुछ बकाया हो जा, जैसे बिजली विभाग का मान लिया 10,000 रुपये बकाया हो जा, तो किसान के पास पुलिस भेजी जाती है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसे बेइज्जत किया जाता है। दूसरी तरफ सरकार की दोगली नीति है, सौतेला व्यवहार है। जब किसान का मिल मालिकों पर बकाया है, चाहे वो किसी का 1 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये है, 10 लाख रुपये है, क्योंकि आज की डेट में भी हमारे ज़िले में लगभग 500 करोड़ रुपये बकाया किसानों का बचा हुआ है, तो सरकार मिल मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, उन्हें ना बेइज्जत करती, ना उनके यहाँ पुलिस भेजती। तो दोगली नीति पर सरकार है और मैंने इस सवाल को विधानसभा में बड़े तरीके से उठाया था और सरकार से मांग करी थी कि किसानों को उनका हक दिलवाओ। वो हक मांग रहे हैं, वो पेमेंट। अच्छा, हमेशा सरकार क्या करती है, वो दूसरे तरीके से अपने जो रिकॉर्ड है, अपना जो डाटा है पेश करती है कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया। लेकिन डाटा, अब आप जब गन्ने की पैदावारी बढ़ रही है, पैदावार बढ़ी है, उसकी रिकवरी बढ़ी है, क्षेत्रफल बढ़ा है, गन्ना मिलों पे ज़्यादा गिरा है, तो ज़्यादा जब गिरा है तो पेमेंट भी तो ज़्यादा होगी। अब वो दुहाई देते हैं, वो ये नहीं बताते कितना बच रहा है, वो देते हमने इतना कर दिया। अरे इतना कर दिया तो आपने फ्री में थोड़ा ही दिया है,
गन्ना डला हुआ है उसका पेमेंट दिया है। आप ये बताओ कि कितना बचा हुआ है, बाकी कितना है, शेष कितना है, बात उसकी होनी चाहिए। ये नहीं होता हमने कितना पेमेंट कर दिया। जितना गन्ना डालोगे, जितना ज़्यादा गन्ना डालेगा उतना पेमेंट ज़्यादा होगा। तो इसमें सरकार जाती कर रही है सरकार। और एक नियम सरकार ने खुद बनाया था, इसी सरकार का बना हुआ है, वो है कि भाई 85 यदि कोई भी मिल मालिक चीनी बेचता है और वो 100% चीनी का जो पैसा आता है 85% पैसा किसानों के खाते में जाना चाहिए, 15% मिल मालिकों के खाते में जाना है उसके खर्चे के लिए। उस नियम की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। सरकार उस नियम की ओर भी नहीं देख रही। सरकार झुक रही है पूंजीपतियों की तरफ। सरकार किसान को कुछ मान ही नहीं रही। तो सरकार ज्यादती कर रही है और उसका जवाब सरकार को देने का एक वक्त आता है लोकतंत्र में, और वो अभी सरकार ने कुछ जवाब दिया भी है पिछले विधानसभा में। गन्ना बेल्ट में सरकार के खिलाफ किसान गया है। अब आगे 2024 का चुनाव आ रहा है, शायद उसमें भी सबक किसान इनको सिखाएगा। आपको क्या कारण लगते हैं कि जो किसान यूनियन है, राष्ट्रीय लोकदल है, लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसमें जो सरकार है, आप कह रहे हैं कि मिल मालिकों के पास पुलिस नहीं जाती, किसानों के पास पुलिस भेजती जाती है, सौतेला व्यवहार है, उसके पीछे क्या कारण है? सौतेले व्यवहार के पीछे सरकार पूंजीपतियों की है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसी अंग्रेजों की व्यवस्था थी, उस टाइम पे भी यही व्यवस्था थी। जो पंजीपति लोग थे, साहूकार लोग थे, वो गाँवों में आते थे और किसानों से कर वसूल करते थे, उनका खून चूसते थे। वही स्थिति सरकार ने पैदा करती है। ये भी पूंजीपतियों की सरकार है और टैक्स लगाती है सरकार, किसानों का और मजदूरों का खून चूस रही है। ये बहुत गलत व्यवस्था इन्होंने पैदा कर दी है। स्पष्ट कारण है, सरकार किसानों की नहीं है, पूंजीपतियों की है, इसलिए पूंजीपतियों का पक्ष लेती है वो। तो आपकी के विधायक हैं, आप गठबंधन के विधायक हैं नाहिद हसन, उनको मुजफ्फरनगर से चित्रकूट भेज दिया गया है। चित्रकूट में 3 जो बदमाश थे उनकी हत्या भी कर दी जाती है और अब बताया जा रहा है नाहिद हसन को भी उसमें खतरा है। क्षेत्र के लोग खतरा महसूस कर रहे हैं कि विधायक जी के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या जानबूझकर नाहिद हसन को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझकर परेशान करा जा रहा है। सरकार का सौतेला व्यवहार है। सरकार हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेना चाहती है। ये बहुत गलत किया है, इसका विरोध होना चाहिए जितना भी हो सके। और विरोध वही मैं आपको बताया, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में विरोध वोट से दिया जाएगा। वोट एक ऐसा हथियार है लोगों के पास, उसका विरोध होगा और सरकार को पता चलेगा गलत है बिल्कुल। उस पर गुंडा एक्ट लगा रखी, वो भी गलत है, क्यों लगाई है, क्या तरीका है, तो ये ठीक नहीं है सरकार का व्यवहार। 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि एक राजस्थान भी मैदान में है और तैयारियों में जोरों से है, तो आपको क्या लगता है अब की बार किसकी तरफ जा सकता है? क्योंकि टिकट को लेकर काफ़ी असमंजस है कैराना विधानसभा में भी और लोकसभा भी। विधानसभा तो क्लियर हो गई है, अब लोकसभा में क्या लगती है स्थिति आपको, कौन ज़्यादा मजबूत रह सकता है? सोशल मीडिया पर देखने में आ रहा है, कोई बताता है डॉक्टर यशवीर सिंह का टिकट होगा, कोई चारू चौधरी का जिक्र कर रहा है, कोई कहता है एक रसन का ही टिकट होना चाहिए, वही सबसे मजबूत है। देखो ऐसा है, बात वो करनी चाहिए जो अपने बस की हो, जो हमारा हक है, जहाँ तक हम कर सकते हो। अधिकार क्षेत्र की बात है, ये अधिकार क्षेत्र है आदरणीय जयंत चौधरी का, आदरणीय अखिलेश यादव का। हम तो ये कहते हैं यहाँ राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है। आदरणीय जयंत चौधरी और आदरणीय अखिलेश यादव जिस व्यक्ति को भी यहाँ कैंडिडेट बना के भेज देंगे, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक व्यक्ति उस अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक व्यक्ति, कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह आदरणीय जयंत चौधरी के साथ खड़ा है और वो किसी को भी यहाँ से कैंडिडेट बनाओगे वो जीत के जाएगा। वैसे तो बहुत सारी जगह मैंने जब धारा 144 लग जाती है तो बहुत सारी पंचायतें होती देखी हैं, लेकिन ये 3 तारीख वाली जो पंचायत थी इसको स्थगित क्यों किया गया? धारा 144 का मतलब ये होता है कि जहाँ 4 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे ना हो सकें। सरकार का सौतेला व्यवहार है। सरकार सामना नहीं करना चाहती जनता के मुद्दों का, और वो सहारा लेती है ईडी का, बुलडोजर का, सीबीआई का और प्रशासनिक अधिकारियों का। तब सरकार जिले की प्रशासनिक अधिकारियों को ये पता चला कि महामहिम राज्यपाल जिले में आ रहे हैं, उन्होंने साथ के साथ धारा 144 यहाँ लगा दी। दूसरे जिलों में धारा 144 क्यों नहीं लगी? शामली जिले में क्यों धारा 144 लगी? रही बात इसकी, उसके बावजूद भी प्रोग्राम हो जाता, हम भी कहते हैं प्रोग्राम हो जाता, परमिशन लेकर हो जाता। हम केवल सूचनार्थ थे, हमने सूचना की थी। लेकिन महामहिम राज्यपाल का कार्यकाल 4 तारीख तक था, 3 तारीख शाम को 12 बजे तक था।
और हम नहीं चाहते थे कि एक व्यक्ति 5 साल राज्यपाल के पद पर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहा, संवैधानिक पद पर रहा, उनकी गरिमा है राज्यपाल की, और उन पर कोई मुकदमा लगे। हमारे पे मुकदमे लगे 10 बार, हमारे पे मुकदमे लगे 1000 बार, हम उसे झेल लेंगे। राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाने के लिए, मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। कोई भी यदि कोई आवाज़ हमें उठानी है, किसी की जाति होगी और सरकार हमें रोकेगी, हम नहीं रुकेंगे, उस जाति के खिलाफ हम खड़े होंगे। और हमारे पे मुकदमे लगाएगी 100 बार लगाओ, कोई बात नहीं है। हम जनता की गैल है, जनता की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी को, एक संवैधानिक आदमी को हम क्यों एक ऐसा इतिहास रचाएं कि भाई उस पर मुकदमा लगे। इसलिए ये जो हमारे पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि इस पोस्टपोन करते हैं और बाद में जब समय आएगा फिर करेंगे। आने वाली 6 तारीख में किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का जन्मदिन है, उसमें काफ़ी भीड़ आने वाली है और 2 मंडलों को उसमें आमंत्रित किया गया है, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल। तो क्योंकि जिस तरीके से टिकैत साहब ने आंदोलनों को आगे बढ़ाया और किसानों की आवाज़ उठाई, तो क्या वो तो अराजनीतिक हैं और आप राजनीतिक हो गए, तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ता है लोगों पर? लोग इसी नज़रिए से देखना चालू कर देते हैं कि एक बार टिकैत ने भी चुनाव लड़ा था, हार गए थे, हालत देख लीजिए क्या हो गई। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये राजनीतिक प्रोग्राम है या अराजनीतिक प्रोग्राम है? देखो, किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्म है और इसे आप राजनीति से मत तोल लो। वो किसानों के नेता थे, उसमें कोई भी पार्टी हिस्सा ले सकती है, जा सकती है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ये राजनीतिक मैटर नहीं है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, सर छोटूराम और स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ये किसानों के मसीहा हुए, किसानों के नेता हुए। इनका यदि जन्मदिन मन रहा है तो इसमें सभी किसान बिरादरी के लोग जाने चाहिए। इसमें कोई राजनीति और राजनीति का कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। वो किसानों के मसीहा, आप सब जाएंगे। तो क्या जो अभी जो पेमेंट बची हुई है, अगर क्योंकि नया सत्र चालू होने वाला है, जल्दी चालू हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं करती है, किसानों के सामने बहुत समस्याएं हैं, तो क्या दोबारा भी आंदोलन हो सकता है? विपक्ष का काम क्या है? चिल्लाना, बोलना, आंदोलन करना। सरकार नहीं मानेगी तो हर तरीके की हमें प्रयास करने पड़ेंगे। विधानसभा में भी उठाएंगे और यदि उसके बावजूद भी आंदोलन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो भी हमारे से प्रयास होगा, हम किसान के साथ हैं, हमेशा किसान के साथ रहेंगे। उम्मीद यह है क्योंकि हमने पहले यहाँ धरने दिए, जो भी पॉसिबल हो सका उसमें पेमेंट दिलवाया, फिर हमने क्वेश्चन विधानसभा में प्रश्न लगाए, वहाँ हमने सरकार को घेरने का प्रयास किया। उसके बावजूद फिर हम मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि मिल चालू होने से पहले हम पेमेंट करा देंगे। तो मुझे उम्मीद है पेमेंट हो जाएगा। मैं लगातार देख रहा हूँ कि कोई विधायक शामली से ऐसा नहीं है जिसने इस तरीके से आवाज़ उठाई हो। तो ये आपके दिमाग में कैसे जुनून आ गया कि विद्यालयों की बात, किसानों की बात लगातार आप पूरे जोर शोर के साथ उठा रहे हैं? विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आप ना तो दब रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद किए जा रहे हैं विधानसभा में खासकर? मेरा जो फ़र्ज़ है, मुझे जनता ने बढ़ाया है, मुझे ताकत दी है, जो मुझे ताकत दी है तो मैं उनकी लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ूंगा। जो मेरे से प्रयास होगा, जो सवाल मेरे से पूछे जाएंगे और सरकार जहां गलतियां करेगी मैं उन्हें टोकने का प्रयास करूंगा। ये मुझे ताकत दी हुई मेरे माँ बाप की और जो मेरी जनता है, जिसने मुझे आगे बढ़ाया है, उस जनता की ताकत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रसन्न चौधरी को सुना, जो कि शामली से विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन के, और लगातार बेखौफ होकर अपनी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद कर रहे हैं। क्षेत्र में रहकर मैं ये कहूँगा तीनों विधानसभाओं को देख रहे हैं। हालांकि एक जगह इकरासन है, दूसरी जगह विधायक जी भी हैं, लेकिन फिर भी जनता के बीच जा रहे हैं। कैरना में जाते हैं, विधानसभा जो थाना भवन है उसमें भी जा रहे हैं, और शामली में रहकर लगातार कांदला और शामली, यहाँ तक कि कैरन तक, जहाँ तक विधानसभा है, वहाँ जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। कॉल करके एक एक व्यक्ति को बराबर टच में हैं और पूरा काम कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही विधायक की ज़रूरत है, हमें भी ऐसे विधायक, हमें मिल भी गए हैं। हालांकि मैं भी शामली विधानसभा से ही हूँ और मैं चाहता हूँ इसी तरह के विधायक अगर समाज को मिलते रहे, किसानों को मिलते रहे, तो आने वाले समय में किसानों की समस्या जो है समाप्त हो जाएंगी, किसान खुशहाल होगा। और जिस तरीके से विधायक लड़ रहे हैं, हमारे जो विधायक हैं गठबंधन के, वो लड़ रहे हैं, इससे लगता है कि आने वाले समय में जो जुल्म जाति वाली सरकार है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कैमरामैन हुसैन के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।